दूसरे ब्रस्ट ने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया था और कोई आंधी की तरह अंदर दाखिल हुआ। मारिया समझी कि मुझे सचमुच गोली लग गई है। उसने एक जनूनी अंदाज में आने वाले को गोली मार दी। बाद में ये उस्ताद साबित हुआ था। उस्ताद की चीख ने बाकी दो के औसान खता कर दिए थे और उन्होंने रकम वाला बैग उठाकर भागने में आफियत समझी। इनके जाते ही मैं स्टडी से बाहर निकला। मैं मोहतात था, ये इनकी कोई चाल भी हो सकती थी। ड्राइंग रूम का बाहर जाने वाला दरवाजा खुला हुआ था और बाकी टाकू गायब थे। मैंने बाहर जाने की बजाय सबसे पहले ड्राइंग रूम में तमाम दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। फिर सबसे पहले बेगम निजामी को खोला ताकि वो बेहोश पड़ी बेटी की सतरपोशी कर सके। इन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए थे, लेकिन खुदा का शुक्र था कि वो अपने मकरू अज़ाइम में कामयाब नहीं हुए थे। फिर मैंने हसन अली को खोला और बोला, असलहे पर कब्जा कर लें, जिन बाप बेटे के हाथ में ना आने पाए। इस फैसले की वजह महमूद निजामी और शामी का तैश था जो इनके चेहरों से जाहिर था। अगर इनके हाथ डाकुओं का कोई हथियार लग जाता तो इनको मार भी सकते थे। महापारा को भी बांध दिया गया था। मैंने उन्हें खोला। इस दौरान में हसन अली स्टडी में जा चुका था। इसके अंदर जाते ही मारिया भागती हुई बाहर आई और बेताबी से मेरा मुआयना किया। तुम ठीक हो ना? उसने मेरा बाजू थामा। हाँ मैं ठीक हूं, मैंने खफीफ होकर कहा। इसका बाप और भाई सामने खड़े थे। अपनी बहन को देखो। आजाद होती महमूद निजामी फोन की तरफ झपटा था। जैसे ही उसने रिसीवर उठाया उसका मुंह लटक गया। लाइन मुड़ता है। जाहिर है उन्होंने सबसे पहले फोन काटे होंगे। मैंने कहा, आप पड़ोस से कोशिश करें। वैसे इतनी फायरिंग हुई है, अब तक किसी ने खैरियत दरियाफ्त नहीं की। यहाँ बंगले खासे फासले पर है, महमूद निजामी ने कहा। शायद ही किसी ने आवाज सुनी हो, और सुनी भी हो तो तवज्जो ना दी हो। डैडी, ऊपर के हिस्से में फोन है जो हमने बराबर वालों से लिया था। इसका तार भी दरख्तों से आ रहा है। शायद इन डाकुओं को नजर ना आया हो। मैं जाकर देखती हूँ। आओ यूसुफ, मारिया ने कहा और बेतकल्लुफ से मेरा हाथ पकड़ कर खींचती हुई ले जाने लगी। जब महमूद निजामी ने उसके बजाय अपने बेहोश बेटी पर तवज्जो दी तो मैंने सुकून का सांस लिया। मारिया मुझे लेकर ऊपरी मंजिल में आई। उसने कमरा खोला। चाबी उसने कार्निस के ऊपर से उतारी थी। अंदर घुसते उसने दरवाजा बंद किया और मुझसे लिपट के। मुझे किसी ऐसे ही इकदाम की तवक्का थी। इसकी गर्मजोशी ने मुझे हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था, मगर इससे पहले कि सूरत हाल काबू से बाहर होती मैंने उसे पीछे धकेल दिया। फोन तो करो। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। रेशमी नाइटी से झलकती उसकी हिजान केजी अच्छी लग रही थी। डाकू तो चले गए। वो फिर मुझसे लिपट की। उफ, तुम तो हीरो हो, अकेले ही सबको मार गिराया। यह कुर्बत, यह प्यार और यह एहसास बिल्कुल मुख्तलिफ था जो मुझे काजल के कुर्ब में महसूस होता था। एक भड़कता हुआ शोला था जो मेरे तन बदन में आग लगा रहा था। काजल की कुर्बत में आग नहीं बल्कि सुकून था। प्लीज मारिया, मैंने उसे एक तरफ किया। तुम पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, दीवानी हूँ तुम्हारी। उसने बिला झिझक कहा। क्या वो भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करती है? जहां तक दिल का ताल्लुक है तो इस जैसा प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम्हारी मुराद इस कुर्बत से है जिसका इजहार अभी तुम कर रही थी, तो मुझे काजल की ऐसी कुर्बत नहीं मिली। वो सिर्फ 12 साल की है, यानी बच्ची है। वो हकारत से मुस्कुराई। वो तुम्हें क्या दे सकती है? वो जो कुछ मुझे देती है तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने मुस्कुरा कर कहा और रिसीवर उठाकर चेक किया। टून आ रही थी। नंबर बताओ पुलिस का, मैंने कहा और उसका बताया हुआ नंबर मिलाकर पुलिस को डकैती की इत्तला दी। पता बताओ जी। दूसरी तरफ से किसी आदम बेजार हवालदार ने कहा और जब मैंने उसे महमूद निजामी की कोठी का पता बताया तो वो उछल पड़ा। इस इलाके के तमाम रहायशी तोप थे और यहाँ डकैती का मतलब था कि पुलिस की शामत। हमने 4 डाकुओं को पकड़ लिया है, जिनमें से एक शायद फोत हो चुका है। मोबाइल अभी आती है जी, हवालदार ने बौखला कर कहा। मैं रिसीवर रखा और मारिया की तरफ देखा। उसका मुंह बना हुआ था। कोई लड़की बर्दाश्त नहीं करती कि जिसे पसंद करती है वो किसी और को पसंद करे। ये उसकी तौहीन होती है। क्या वो बहुत खूबसूरत है? उसने हसरत से कहा। मैंने कंधे उचकाए। मालूम नहीं, लेकिन मुझे उसके मुकाबले दुनिया की कोई लड़की अच्छी नहीं लगती। मारतैज कि उसका बुरा हाल हो गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस बात पर मुझे कत्ल कर दे। मैं इसका ठीक इलाज कर रहा था। शदीद मोहब्बत अगर मंजिल न पा सके तो शदीद नफरत में बदल जाती है। मारिया अच्छी लड़की थी और मैं नहीं चाहता था कि वो एक शराब के पीछे भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद करे। तुम्हारा मतलब है कि मेरी मोहब्बत की तुम्हारे नजदीक कोई हैसियत नहीं है? उसने उंगली उठाई। मैं इसे मोहब्बत नहीं कहता, ये तो बस एक ख्वाहिश थी, अमली इजहार की। मैंने रुखाई से कहा और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। इतनी देर अंदर रहना मारिया के घर वालों को शक में डाल सकता था। वो दौड़ती हुई मेरे पीछे आई। इतने संग दिल ना बनो। संग दिल होता तो तुम्हारी दीवानगी से फायदा ना उठाता, मैंने मुलायमन से कहा। मारिया तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो। तुम शराब नहीं हो। उसने मेरे सीने पर उंगली मारी। ख्वाहिशात अक्सर शराब ही हुआ करती है, मैं नरमी से कहा।
میرے پاس ان سب باتوں کے لیے وقت نہیں ہے. ابھی مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے, کیریئر بنانا ہے. میری عمر صرف 15 سال ہے. اس نے حیرت سے کہا, جھوٹ, تم کسی طرح 20 سال سے کم نہیں ہو. میں 19 سال کی ہوں. میں تم سے 4 سال چھوٹا ہوں. تم میری تاریخ پیدائش دیکھ سکتی ہو میرے تعلیمی سرٹیفکیٹ پر. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ میرے ساتھ چلنے لگی. محبت ان سب باتوں کو نہیں دیکھتی. تم اسے محبت کہتی ہو؟ میں نے رک کر اسے بغور دیکھا. ہاں, اس نے دعویٰ کیا. ماریا بیبی, جب میں چلا جاؤں اور 1 ہفتے بعد بھی رات کو تمہیں میری یاد میں نیند نہ آئے تو سمجھ لینا کہ تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے, ورنہ صرف لگاؤ ہے. نیچے سب گھر والے ڈرائنگ روم میں جمع تھے. حسن علی نے آ کر افسردگی سے بتایا کہ ڈاکو نے چوکیدار اور کتے کو مار دیا تھا. اس کے لیے انہوں نے خاموش ہتھیار استعمال کیے تھے. کیا جیک کو مار دیا گیا؟ بیگم نظامی رونے لگی. مجھے افسوس ہوا کہ غریب چوکیدار کی موت پر کسی نے ایک لفظ نہیں کہا. صرف محمود نظامی کیسے قدر افسردہ نظر آنے لگا تھا. کچھ دیر بعد پولیس آ گئی. ضروری کارروائیوں اور بیانات لینے میں انہوں نے صبح کر دی تھی. چاروں ڈاکو زندہ سلامت تھے. جس کے سر پر ڈنڈا لگا تھا اس کی حالت خراب تھی. باقی صرف بے ہوش ہوئے تھے. محمود نظامی آنے والے ڈی ایس پی کو ایک طرف لے جا کر خاصی دیر راز و نیاز کرتا رہا تھا. شاید لوٹ لی جانے والی رقم کے بارے میں مذاکرات کر رہا تھا. یہ بات یقینی تھی کہ وہ اس رقم کو ڈکیتی میں ظاہر نہیں کرتا, اور اگر پولیس یہ رقم برآمد کر لیتی تو ان سے مانگ بھی نہیں سکتا تھا. ایسا اس نے پہلے ہی ڈی ایس پی سے بات کر لی. جب وہ آئے تو دونوں ہی مطمئن نظر آ رہے تھے. نظامی صاحب, آپ فکر ہی نہ کریں, میں اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر سب کچھ نکلوا لوں گا. اس حرامی کی تو مجھے عرصے سے تلاش تھی. یہ ارشاد زخمی ارشد باللہ کے بارے میں تھا. بعد میں جو حقائق سامنے آئے اس کے مطابق ارشد باللہ نامی ڈاکو کے اس کرو نے خاصے کارنامے انجام دیے تھے اور عرصے سے اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں وارداتیں کرتے آئے تھے. ان کا طریقہ کار بڑا سائنٹیفک تھا. وہ اندھی واردات کے بجائے پہلے سے پلاننگ کر کے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے. انہوں نے مخبر رکھے ہوئے تھے جو انہیں ٹپ دیا کرتے تھے. یہ مخبر عام طور سے گھریلو اور دفتری ملازمین ہوتے تھے جو بھیدی بن کر لنکا ڈھاتے تھے. محمود نظامی کے دفتر میں اکاؤنٹس کے شعبے میں کام کرنے والے ایک مخبر نے ارشد باللہ کو اطلاع دی تھی کہ محمود نظامی کے پاس ایک بڑی رقم آئی ہے. محمود نظامی نے رقم گننے کے لیے اسے طلب کیا تھا. ارشد باللہ نے مخبری پر اسے 10,000 روپے دیے تھے, لیکن پکڑے جانے پر جب پولیس نے اس کی خاطر تواضع کی تو اس نے سب کچھ اگلنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی. اس میں مخبر کا نام بھی شامل تھا جس کی پولیس نے خصوصی خاطر تواضع کی ہوگی. جس شخص کا سر ماریا نے بلہ مار کر توڑ ہی دیا تھا وہ وہی خبیث آواز والا تھا جو اس کی بہنوں اور مہاپارا کے بارے میں مکروہ عزائم کا اظہار کر رہا تھا. مجھے بے حد خوشی ہوئی یہ سن کر کہ اسے اب اپنی زندگی کا بڑا حصہ دماغی شفا خانے میں گزارنا پڑے گا. بلے نے اس کے دماغ کو متاثر کیا تھا اور مجھے امید تھی کہ پاگل خانے میں جا کر ہی یہ کسر بھی پوری ہو جائے گی. ہم رات بھر جاگے تھے اور خاصے اعصاب شکن مراحل سے گزرے تھے, اس لیے صبح روانگی کا پروگرام ملتوی کر دیا گیا. ناشتہ کر کے میں کمرے میں آ کر سو گیا. جمشید علی کو اس بارے میں مطلع کرنے کا کام محمود نظامی نے اپنے ذمہ لے لیا تھا جو میری تعریف کرتے نہیں تھک رہے تھے, اور مجھے بوریت ہو رہی تھی کیونکہ ماریا نہ صرف باپ کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی بلکہ شرارتی نظروں سے مجھے بھی دیکھ رہی تھی. شام تک میں بے خبر سوتا رہا حتیٰ کہ دروازے پر ہونے والی مستقل دستک نے مجھے جگا دیا. آ جاؤ, میں نے جمع ہی لی. دروازہ کھلا اور ماریا مسکراتی ہوئی ٹی ٹرالی کے ساتھ اندر داخل ہوئی. میں اچھل کر بیٹھ گیا. اگر اس وقت خدا سے کچھ اور بھی مانگا ہوتا تو مل جاتا. جھوٹے آدمی, اتنی دیر دستک دینے کے بعد اٹھے ہو. میرے ہاتھ درد کرنے لگے تھے. ٹرالی میں چائے کے علاوہ کھانے پینے کا خاصا سامان تھا اور اس وقت مجھے شدید نوعیت کی بھوک لگ رہی تھی. میں بلا تکلف ٹوٹ پڑا. وہ مجھے روکتے رہ گئی. ارے منہ ہاتھ تو دھو لو. ہرگز نہیں, میں نے منہ چلاتے ہوئے کہا. بھوک کے مارے میں باتھ روم میں فوت ہو گیا تو خدا نہ کرے, اس نے بے ساختہ کہا تو میں چونک پڑا. میں نے پہلی بار اسے بغور دیکھا تھا. وہ خاص اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی. تنگ پاجامے پر اس نے کرتا پہن رکھا تھا جس کا گریبان بیک وقت نظروں کو شاد کام اور منتشر کرتا تھا, مزید کی طلب بھڑکاتا تھا. دوپٹہ برائے اتنام ہی تھا. ہلکے گلابی رنگ کا لباس خود اس کے رنگ کی گلابیت سے میل کھا رہا تھا. بالوں کی اس نے 2 پونیاں بنا کر دائیں بائیں شانوں پر کر لی تھی اور بلا شبہ نظر لگ جانے کی حد تک پرکشش لگ رہی تھی. میری اس طرح گھورنے پر اس کا رنگ شہابی ہو گیا. یوں کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا. تم اتنی تر و تازہ لگ رہی ہو جیسے سارا دن سوتی رہی ہو. میں کہاں سوئی, صبح یونیورسٹی چلی گئی. 4 بجے وہاں سے آئی تو نہا دھو کر کھانا کھایا, پھر تمہارے لیے چائے لے آئی. اتنی تھکن کے بعد بننے سنورنے کی طاقت صرف لڑکیوں میں ہوتی ہے. میں نے ٹھنڈی سانس لی. میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں پھر سو جاؤں. کوئی ضرورت نہیں ہے, اس نے روشنیاں جلاتے ہوئے کھڑکیوں کے پردے سمیٹتی گئی. شام ہو چکی تھی اور دور مغربی پہاڑوں کے عقب میں سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا. کل صبح تم چلے جاؤ گے, اس نے پلٹ کر کہا. تب تک کا وقت میرے نام کر دو.
उसके लहजे में इल्तजा थी। तुम्हारे घर में ठहरा हुआ हूँ, तुम्हारे कब्जे में हूँ, जो जी चाहे करो। मैंने कहा तो वो खिल उठी थी। बस तो जल्दी से तैयार हो जाओ, डिनर हम बाहर करेंगे। तुम्हारी बहन की हालत कैसी है? शी इज ऑल राइट, वो बोली। कुछ सदमे का असर है, चंद दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। उसकी छोटी सी कार शौक सुर्ख रंग की थी। वो बेहद तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करती थी। खुशकिस्मती से इस्लामाबाद की सड़कें उसका साथ दे रही थी। वो बेपरवाही से रफ्तार कम किए बगैर मोड़ काट रही थी। 10 मिनट बाद कार एक सरसब्ज दरख्तों और लान से घिरी इमारत के सामने रुकी, जिसकी पेशानी पर यूथ क्लब लिखा था। इमारत जदीद अंदाज की थी। मैं इस क्लब की मेंबर हूँ, उसने कार से उतरते हुए कहा। आओ अंदर चलें। लाउंज में ही बेशुमार लड़के लड़कियां बैठे थे। इनमें से अक्सर ने मारिया से हेलो हाय की, यानी वो यहाँ बेहद मकबूल थी। वो मुझे लिए एक अलग कमरे में आई। कमरे में कार्नर्स पर सोफे नुमा कुर्सियां थी, जिनके आगे बेज से बनी मेजें थी। इनके टॉप शीशे के थे। एक कार्नर में एक नौजवान जोड़ा सरजोड़े सरगोशियों में मसरूफ था। इन्होंने हमारी आमद का कोई नोटिस नहीं लिया। क्या पियोगे? जो तुम चाहो, मैंने जवाब दिया। बाय द वे, ये क्लब किस किस्म का है? ये क्लब सिर्फ नौजवानों के लिए है। 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग इसके मेंबर नहीं बन सकते, और जैसे ही कोई मेंबर 30 बरस का होता है, इसे क्लब से निकाल दिया जाता है। तुम बाकायदगी से यहाँ आती हो? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। हफ्ते में 2-3 बार। दरअसल यूनिवर्सिटी में आने के बाद से ज्यादा वक्त नहीं मिलता। मारिया ने लाइम जूस मंगवाया। न जाने क्यों ये जगह मुझे अपनी तमाम तर खूबसूरती के बावजूद भाई नहीं थी। लाइम जूस पीकर उसने मुझे बाहर चलने को कहा। स्विमिंग करोगे? सॉरी, मैंने आज तक किसी अवामी स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं की। मैंने मुआज़त कर ली। मज़ा आएगा, करके तो देखो। मेरे पास लिबास भी नहीं है तैराकी का। वो भी मिल जाएगा। चलो आओ, पहले पूल देख लो। बिलीव में पूरे पाकिस्तान में इससे ज़्यादा खूबसूरत स्विमिंग पूल नहीं होगा। वो उठ गई। पूल क्लब के पिछले हिस्से में था और तारीकी छाने के बावजूद आबाद था। हल्के नील रंग की टाइलों से बना यह स्विमिंग पूल रोशनी और रोशन जिस्मों से जगमगा रहा था। पूल में अक्सरियत लड़कियों की थी, जो मुख्तसर तीन लिबास में तैराकी से लुत्फ अंदोज हो रही थी। इनके बेबाकाना कह के माहौल को खनका रहे थे। तुम भी यहाँ स्विमिंग करती हो? ऑफ कोर्स, उसने जवाब दिया। आई एंजॉय इट। अचानक मेरी नजर पूल के दूसरी तरफ कुर्सी पर साथ साथ बैठे एक जोड़े पर पड़ी। अचानक लड़का अपना रुख बदलते हुए अपनी साथी लड़की के चेहरे पर झुक गया था। मैं दम बखुद रह गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे मुआशरे में सरेआम बेबाकी का इतना खुला मुजाहरा भी मुमकिन है। यकलख्त मुझे अपनी बेजारी की वजह समझ में आ गई थी। यहाँ से चलो, मैंने मारिया से कहा और उसका इंतजार के बगैर बाहर निकल आया। वो दौड़ती हुई मेरे पीछे आई थी। यूसुफ, क्या हो गया तुम्हें? उसने हाँफते हुए कहा। मुझे अफसोस है, मैंने सपाट लहजे में कहा। मुझे इस किस्म का माहौल अच्छा नहीं लगता। यूसुफ, यू आर यंग। उसने हैरत से मुझे देखा। हाँ, मैं नौजवान हूँ, लेकिन मारिया हमारी मुआशरती इक़दार हैं। तमाम तर आज़ाद ख्याली के बावजूद हम इन्हें नहीं छू सकते। इस किस्म की हरकतें करने वाले लोग मेरे नज़दीक ज़हनी तौर पर दिवालिया होते हैं। ये हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, वो बोली। हाँ, लेकिन जिस सोसाइटी की तुम बात कर रही हो, वो इस मुल्क का कितने फीसद है? शायद 1% भी नहीं। तो मिस मारिया, मैं 99% के रास्ते पर क्यों ना चलूं? इट इज़ द मोस्ट पार्ट ऑफ सोसाइटी। मैं 1% लोगों का साथ क्यों दूं, जो गैरों से मुस्तार ली हुई जिंदगी जी रहे हैं? यूसुफ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी कदामत परस्त ज़हनियत रखते होगे। महंसा, प्रोपेगेंडे पर मत जाओ। आजकल असूल, इखलाक और इक़दार कदामत परस्ती की अलामत बना दिए गए हैं। दुनिया को इनसे जान छुड़ाने का मशवरा दिया जा रहा है। ये सब तंग नजरी की बातें हैं, वो चिढ़कर बोली। एक बात बताओ मिस मारिया, तुम इतने अरसे से इन लोगों के दरमियान हो, इनमें से कोई एक शख्स भी तुम्हें पसंद नहीं आया? क्यों? उसने नजरें चुराई। ये तो दिल की बात है। तो मिस मारिया, ये दिल भी कुछ देख कर ही आता है महंसा। बकौल तुम्हारे मैं एक कदामत परस्त शख्स हूँ, तो आखिर तुमने इतने सारे आज़ाद ख्याल नौजवानों को छोड़कर मुझे ही क्यों मुंतखब किया, वो भी अपनी मोहब्बत से नवाजने के लिए? वो चिल्लाई, मैं नहीं जानती। मैं मारिया, मैंने उसके शाने पर हाथ रखा। तुम एक अच्छी लड़की हो बाय नेचर। इन चक्रों से निकल जाओ, ये सब हमारे लिए नहीं है। बाहर से आया कोई पौधा इस सरजमीन पर जड़ नहीं पकड़ सकता, चाहे इसे लगाने की कितनी कोशिश क्यों ना की जाए। वो कार में जा बैठी। जैसे ही मैं उसके बराबर में बैठा, उसने इतनी तेजी से कार पीछे की कि उसके पहिए चीख उठे थे। 10-15 मिनट उसने इतनी रफ ड्राइविंग की कि मेरा दिल हल्क में अटका रहा। स्पीड 90 और 100 के दरमियान में थी। रफ्ता रफ्ता उसके ओबाल में कमी आने लगी तो रफ्तार भी कम होने लगी। बिलाखिर उसने कार एक सड़क के किनारे दरख्तों तले रोक ली, जहां नीम तारीकी थी। आई एम सॉरी यूसुफ, कोई मसला नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं नहीं, मुआज़त करने की जरूरत नहीं है। उसने गहरी सांस ली। तुम पहले शख्स हो जिसने मुझे टोका है।
मुझे अच्छा लगा, वरना डैडी और मम्मा के पास इतना वक्त ही नहीं कि हमारी मसरूफियात के बारे में जान सकें और हमें सही गलत के बारे में बताएं। सिर्फ तुम्हारे माँ बाप नहीं बल्कि इस तबके के अक्सर घरानों का यही अलमिया है। यूसुफ, वो अचानक रो दी थी। तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे थोड़ी सी मोहब्बत भी नहीं दे सकते? उसने सरगोशी में कहा। मुझसे वो चीज़ मत मांगो जो मेरे इख्तियार में नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। मैं काजल का हक नहीं मांगती, मैं तुम्हें दे भी नहीं सकता। चलो आओ चलें, मैंने कहा। देर हो रही है, अभी डिनर भी करना है। एक होटल में डिनर करके हमने लालाजार की आइसक्रीम खाई और वापस घर आ गए। रात के 12 बज रहे थे। वो मेरे साथ थी और जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो फोन की घंटी बज रही थी। मारिया ने रिसीवर उठाया और फिर मेरी तरफ बढ़ा दिया। काजल है। मारे गए, मैंने दिल ही दिल में कहा और बोला, हेलो काजल। इसे तो मेरा नाम मालूम हो क्या? उसकी सर्द आवाज आई। अब जरा इसका तारुफ भी करा दो। ये मारिया है। और तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है रात के 12 बजे? काजल के लहजे में काट थी। मैंने हकला कर कहा, हम बातें कर रहे हैं। मुझे हकलाते देखकर मारिया हंसती थी और बदकिस्मती से वो मेरे बेहद नजदीक थी। इसकी ठोड़ी मेरी शाने पर लगी और मैं अपनी पुश्त पर उसका गुदाज महसूस कर रहा था। इस चीज ने मुझे और बौखला दिया था। ये हंस रही है। काजल की मुश्तिल आवाज आई। इसे कहो फौरन तुम्हारे कमरे से दफा हो जाए। काजल, बिहेव प्लीज। मैंने दिल कड़ा करके कहा। तुम भूल रही हो मैं इस घर में हूं। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? अगर तुमने नहीं कहा तो मैं खुद को शूट कर लूं कि। वो फौरन धमकियों पर उतर आई। माय गॉड, तुम्हारे पास पिस्तौल कहां से आया? मैं घबरा गया। मैंने पापा का चुराया है, तुम इसे निकाल रहे हो या नहीं? उसने वार्निंग थी। मेरे खुदा, मैंने कहा। फिर मारिया से बोला, प्लीज तुम यहां से जाओ। क्या? उसका मुंह खुल गया। तुम उसके कहने पर मुझे भगा रहे हो? तुम नहीं जानती काजल कितनी जिद्दी है। वो जो कहती है उसे करके दिखाती है। प्लीज यू कैन गो नाउ। तो करने दो उसे, अच्छा है तुम्हारी जान। उसकी बात पूरी होने से पहले मेरा हाथ उसके मुंह पर लगा और वो उछल कर पीछे जा गिरी। आइंदा काजल के बारे में एक लफ्ज भी बुरा मत कहना। अब तुम चाहती हो या मैं इस घर से चला जाऊं? मेरा लहजा सख्त था। उसने मुंह पर हाथ रखकर मुझे देखा, फिर यकदम हंसती, तेज और हासियानी हंसी। वो उठी और उसने अचानक झपटा मारकर मुझसे फोन छीना। मैं उसे नहीं रोक सका था। वो जहरीले लहजे में काजल से बोली, सुनो बेबी, मैं यूसुफ से मोहब्बत करती हूँ और ये तुमसे प्यार करता है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूसुफ ने तुम्हारे लिए मुझे थप्पड़ मारा, मुझे बुरा नहीं लगा। अपने महबूब का दिया हर सितम मुझे कबूल है। कि मुझे यहाँ से जाने को कह रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ, वरना खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे दूर नहीं कर सकती। ये कहकर उसने रिसीवर बिस्तर पर फेंका और तेज कदमों से कमरे से चली गई। मैंने रिसीवर उठाया। वह हराफा चली गई। काजल की जली हुई आवाज आई, यूसुफ आई किल यू। खुदा के लिए काजल, मैं इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था और तुमने जलती पर तेल छिड़क दिया। एक दिन की तो बात थी, कल मैं यहाँ से चला जाता। मैं एक लम्हे के लिए भी किसी लड़की को तुम्हारे पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बोली, वो जा चुकी है ना, मेरी कसम खाओ। काजल, मुझ पर इतना दबाव तो मत डालो, मैंने भन्ना कर कहा। वो हंसी, मैं जानती हूँ तुम मेरी झूठी कसम नहीं खा सकते, खाओ कसम। अच्छा बाबा, तुम्हारी कसम, वो जा चुकी है, हालांकि वो मेरे पास बैठी है। वो जोर से हंसी। अब तुम झूठ बोल रहे हो। बाय द वे, शाम से तुम कहाँ थे? मैंने कोई दर्जन भर कॉल की। कल रात क्या हुआ था? मैंने उसे तफसील से बताया कि कल रात क्या वाक़यात पेश आए थे जिनकी वजह से हमारी रवानगी एक दिन के लिए मुलतवी हो गई थी। अब तुम इसे कमरे में नहीं बुलाओगे। काजल, क्या तुमने मुझे कमज़ोर समझ रखा है? मैंने संजीदगी से कहा। नहीं, मैं खुद कमज़ोर हूँ। किसी और लड़की को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसने एतराफ़ किया। मारिया अच्छी लड़की है, ज़रा राह से भटकी हुई है। मेरी कोशिश है कि ये गलत राहों पर और आगे ना बढ़े। देख लो कहीं उसे राह पर लाते लाते खुद ना भटक जाना, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने गहरी सांस ली। मैं किसी कदर झुंझलाहट महसूस कर रहा था। इन दोनों लड़कियों ने मुझे सैंडविच बना दिया था। जब खासी देर तक मुझे नींद नहीं आई तो मैंने उठकर नीम गर्म पानी से गुस्ल किया। इससे खासा सुकून मिला और बिलाखिर मैं सो गया। अगली सुबह दो मुलायम हाथों ने मुझे झंझोड़ा। मैं आंखें खोले बगैर ये जान गया था कि ये माँ पारा थी। सोने दे माँ, माँ के बच्चे, जाने का वक्त हो गया है, तैयार हो जाओ। वो बोली, कल से खूब घूम रहे हो? काजल पूछेगी।